नमस्कार। कभी सोचा है कि चुनावों के पीछे भी कुछ छिपे हुए नियम होते हैं? मतलब ऐसे नियम जो खेल शुरू होने से पहले ही ये तय कर देते हैं कि कौन जीत सकता है और कौन नहीं। चलिए आज इन्हीं दिलचस्प नियमों की दुनिया में चलते हैं। जरा सोचिए, शतरंज का एक बढ़िया खेल चल रहा है और अचानक घोड़ा जो हमेशा ढाई घर की टेढ़ी चाल चलता है वो सीधी लाइन में चलने लगे। क्या होगा? जाहिर है पूरा का पूरा खेल ही बेकार हो जाएगा, है ना? क्योंकि किसी भी खेल की जो आत्मा होती है वो उसके नियमों में ही बसती है। असल में यही बात चुनावों पर भी लागू होती है। चुनाव भी अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़े खेल की तरह ही है, जिसके अपने कायदे कानून हैं और उन नियमों का पालन करना हर खिलाड़ी के लिए जरूरी है। तो चलिए इस खेल को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, क्योंकि देखिए चुनाव का नतीजा इस बात पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि उसके नियम आखिर हैं क्या। एक खेल और एक चुनाव में कई बातें एक जैसी होती हैं। जैसे खेल के अपने नियम होते हैं, वैसे ही चुनाव के अपने संवैधानिक नियम होते हैं। खेल में अगर अंपायर होता है तो चुनाव में चुनाव आयोग ये भूमिका निभाता है, और दोनों का मकसद एक ही है, एक फेयर कंपटीशन, एक निष्पक्ष मुकाबला। तो अगला सवाल ये है कि भाई ये नियम आते कहाँ से हैं? इसका जवाब है हमारा संविधान, जो इस चुनावी खेल का सबसे बड़ा और सबसे निष्पक्ष रेफरी है। और देखिए किसी भी रूल बुक की सबसे जरूरी बात क्या होती है? यही कि नियम हमेशा खेल शुरू होने से पहले लिखे जाने चाहिए। क्यों? ताकि खेल के बीच में कोई भी अपनी मनमानी से अपने फायदे के लिए उन्हें बदल ना सके। तो फिर सवाल ये उठता है कि हमारे संविधान ने चुनाव के लिए कौन से बुनियादी नियम तय किए हैं? देखिए हमारा संविधान 5 बड़े और बुनियादी सवालों के जवाब देता है। पहला, वोट कौन दे सकता है? दूसरा, चुनाव कौन लड़ सकता है? तीसरा, इस पूरे खेल की देखरेख कौन करेगा? चौथा, प्रतिनिधि आखिर चुने कैसे जाएंगे? और पांचवा, वोटों की गिनती का तरीका क्या होगा? यही 5 नियम हमारे पूरे लोकतंत्र की नींव है। और इन नियमों को संविधान में रखने की एक ही सबसे बड़ी वजह है, वो ये कि कोई भी सरकार जो पावर में है वो अपने फायदे के लिए इन नियमों से छेड़छाड़ ना कर सके, और इसी से हमारे चुनावों की निष्पक्षता बनी रहती है। ठीक है, तो अब जरा चुनाव और लोकतंत्र के रिश्ते से जुड़े कुछ और गहरे सवालों पर गौर करते हैं। पहला और सबसे सीधा सवाल, क्या चुनावों के बिना लोकतंत्र की कल्पना की जा सकती है? इसका जवाब साफ है, नहीं। क्योंकि इतने बड़े देश में हर कोई तो सीधे सीधे शासन चला नहीं सकता। इसीलिए अपनी बात रखने के लिए, अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए चुनाव ही एकमात्र रास्ता है। अच्छा, अब एक दूसरा थोड़ा चौंकाने वाला सवाल, क्या लोकतंत्र के बिना चुनाव हो सकते हैं? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। दुनिया में कई तानाशाह भी चुनाव करवाते हैं, पर वो सिर्फ एक दिखावा होता है। तो ये याद रखना जरूरी है कि सिर्फ वोट डाल देना ही लोकतंत्र नहीं है। असली खेल तो नियमों का है, और वो नियम कितने निष्पक्ष हैं उसका है। अब आते हैं इस चर्चा के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, एक ऐसा नियम जिस पर हम शायद ही कभी ध्यान देते हैं, और वो है वोटों की गिनती का तरीका। हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि चुनाव का तो एक ही सीधा साधा मतलब है, जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले वो जीत गया, सिंपल। लेकिन सच तो ये है कि ये दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले कई तरीकों में से सिर्फ एक तरीका है। असल कहानी इससे कहीं ज्यादा बड़ी और पेचीदा है। तो सवाल ये है कि गिनती के तरीके से इतना क्या फर्क पड़ जाता है? ये इतना जरूरी क्यों है? इसे ऐसे समझते हैं, भारत में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम चलता है। इसका मतलब है एक रेस में जो सबसे आगे निकल गया वही विजेता है, बाकी लोग कितना भी पास हो फर्क नहीं पड़ता। इससे अक्सर बड़ी पार्टियों को फायदा होता है। वहीं दूसरी तरफ एक और सिस्टम है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व। इसमें हर पार्टी को उतने प्रतिशत सीटें मिलती हैं जितने प्रतिशत उसे वोट मिले हैं। इससे छोटी छोटी पार्टियों को भी अपनी आवाज रखने का मौका मिल जाता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि चुनाव के नियम सिर्फ ये तय नहीं करते कि कौन जीता और कौन हारा। नहीं, ये नियम असल में ये तय करते हैं कि देश में किस तरह की राजनीतिक व्यवस्था होगी और सरकार कितनी समावेशी होगी। चलिए सीधे एक बहुत ही चौंकाने वाले एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। बात है 1984 के लोकसभा चुनाव की। स्क्रीन पर जो नंबर्स दिख रहे हैं ना, वो बड़े कमाल के हैं। कांग्रेस को मिले 48% वोट,
मतलब आधे से भी कम। लेकिन उन्हें संसद में सीटें कितनी मिली? पूरी 80%। सोचिए जरा, 48% वोट पर 80% सीटें। ये कैसे हो सकता है? मतलब वोटों और सीटों में इतना बड़ा गैप। तो सवाल यही है कि भाई आखिर ये हुआ कैसे? और नहीं, ये कोई कैलकुलेशन की गलती नहीं थी। ये सीधा सीधा नतीजा है हमारे देश के इलेक्टोरल सिस्टम के डिजाइन का। और इस पहेली को समझने के लिए हमें इसी सिस्टम की तह तक जाना होगा। और ये सिस्टम है फर्स्ट पास द पोस्ट, जिसे शॉर्ट में FPTP कहते हैं। इसका एक और नाम है विनर टेक्स ऑल, मतलब जो जीता वही सिकंदर। सारा खेल इसी एक लाइन में है। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। अच्छा, FPTP सिस्टम को समझना ना बहुत सिंपल है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप तोड़ते हैं। स्टेप 1, पूरे देश को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज यानी चुनावी क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। स्टेप 2, अब सोचिए कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी एक रेस है और हर रेस से सिर्फ एक ही विनर चुना जाएगा, सिर्फ एक। और स्टेप 3, विनर कौन होगा? वो कैंडिडेट जिसे सबसे ज्यादा वोट्स मिलें। बस, ये जरूरी नहीं है कि उसे 50% से ज्यादा वोट मिलें। अगर उसे बाकी सबसे सिर्फ एक वोट भी ज्यादा मिला तो जीत उसकी। तो इसका असली मतलब क्या हुआ? यहीं पर सारा खेल है। इसका मतलब यह है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जीतने वाले कैंडिडेट को छोड़कर बाकी सभी कैंडिडेट्स को मिले सारे वोट एक तरह से वेस्ट हो जाते हैं। मतलब वो फाइनल सीट काउंट में कहीं नहीं जुड़ते, जीरो। और 1984 में बीजेपी के साथ ठीक यही हुआ था। सोचिए, उन्हें पूरे देश में 7.4% वोट मिले, जो कि काफी हैं, पर सीटें कितनी मिली? सिर्फ 2। क्यों? क्योंकि उनके वोट देश भर में फैले हुए थे। कई जगहों पर वो दूसरे या तीसरे नंबर पर आए, पर जीत किसी एक जगह पर दर्ज नहीं कर पाए, बस 2 को छोड़कर। तो सवाल उठता है कि क्या इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है? कोई दूसरा तरीका है? जी हां, बिल्कुल है। और यही एंट्री होती है एक बिल्कुल अलग सिस्टम की, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन या PR। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका पूरा मकसद ही चीजों को प्रोपोर्शनल यानी कि आनुपातिक बनाना है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का कोर आइडिया बहुत सीधा साधा है। यह कहता है कि अगर किसी पार्टी को 30% वोट मिले हैं तो उसे पार्लियामेंट में सीटें भी लगभग 30% ही मिलनी चाहिए। सिंपल। यह सिस्टम यह पक्का करता है कि हर एक वोट की कीमत हो और छोटी छोटी पार्टियों को भी उनकी पॉपुलैरिटी के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन मिले। इसे समझने के लिए ना इजराइल का एग्जाम्पल सबसे बढ़िया है। वहां पर सिस्टम बहुत क्लियर है। अगर आपकी पार्टी को पूरे देश में 10% वोट मिले तो आपको संसद में 10% सीटें मिल जाएंगी। है ना, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई कंफ्यूजन ही नहीं। अब PR को लागू करने के भी कुछ अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ देश जैसे इजराइल और नेदरलैंड्स, वो क्या करते हैं कि पूरे देश को ही एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी मान लेते हैं। सबसे सिंपल तरीका। वहीं अर्जेंटीना और पोर्टुगल जैसे देश को अलग अलग हिस्सों में बांटते तो हैं, पर एक ट्विस्ट के साथ। वहां हर हिस्से से सिर्फ एक नहीं बल्कि कई रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जाते हैं। तो ठीक है, अब हम दोनों सिस्टम्स को बेसिक लेवल पर समझ चुके हैं, तो क्यों ना इन्हें आमने सामने रखकर कंपेयर किया जाए। देखते हैं कि किस में क्या खूबी है और क्या खामी। ये टेबल इन दोनों के बीच के कोर डिफरेंस को बहुत अच्छे से दिखाता है। देखिए, FTPT में आप अपने इलाके के एक कैंडिडेट को वोट देते हैं तो आपको पता होता है कि काम ना होने पर किसका कॉलर पकड़ना है। एक डायरेक्ट कनेक्शन, एक सीधी जवाबदेही बनती है। दूसरी तरफ PR में आप पार्टी को वोट देते हैं। इससे यह तो पक्का होता है कि संसद में हर सोच के लोग पहुंचें, पर हो सकता है कि आपका कोई एक लोकल रिप्रेजेंटेटिव ना हो जिससे आप सीधे जाके मिल सकें। तो ये एक तरह से सीधी जवाबदेही वर्सेस सही प्रतिनिधित्व की लड़ाई है। अब मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या भारत में PR सिस्टम कहीं इस्तेमाल होता भी है या नहीं? तो जवाब है हाँ, होता है। और ये जानकर शायद आप थोड़ा सरप्राइज हों, लेकिन उन इलेक्शंस में नहीं जिनमें हम और आप डायरेक्टली वोट डालते हैं। तो चलिए देखते हैं ये सिस्टम हमारे यहाँ कहाँ छुपा हुआ है। हमारे देश में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा के मेंबर्स के चुनाव के लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का ही एक फॉर्म इस्तेमाल होता है। तो टेक्निकली देखा जाए तो भारत पूरी तरह से FTPP वाला देश नहीं है। ये एक तरह का हाइब्रिड मॉडल है जो दोनों सिस्टम्स की अच्छी बातों को साथ लाने की कोशिश करता है। और अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो उस स्पेसिफिक सिस्टम का नाम है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी STV। ये PR का ही एक काफ़ी एडवांस्ड वर्जन है जिसमें वोटर्स अपनी पसंद के हिसाब से कैंडिडेट्स को रैंक करते हैं। पर यह अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है कि इस पर एक अलग से पूरी बातचीत हो सकती है। आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा।
सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत में वोटिंग के तरीके कौन-कौन से हैं। फिर आरक्षण जैसे एक बहुत ही जरूरी और हाँ बहस वाले विषय पर बात करेंगे। उसके बाद हम निष्पक्ष चुनाव की नींव को समझेंगे, चुनाव आयोग की जबरदस्त शक्तियों को जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि भविष्य के लिए चुनावी सुधारों की दिशा क्या हो सकती है। तो चलिए हमारे पहले विषय से शुरू करते हैं, भारत में वोटिंग का सिस्टम। देखिए, हर लोकतंत्र के सामने ना एक बहुत बड़ा सवाल होता है। क्या सिस्टम एकदम सरल होना चाहिए जो सबको आसानी से समझ आ जाए, या फिर उसे ऐसा होना चाहिए जो हर छोटी बड़ी आवाज का बिल्कुल सटीक प्रतिनिधित्व करे? भारत में ना मुख्य तौर पर 2 सिस्टम काम करते हैं। पहला है FPTP यानी फर्स्ट पास द पोस्ट। इसे एक रेस की तरह समझिए। जो भी कैंडिडेट फिनिशिंग लाइन को सबसे पहले छू लेता है वो जीत जाता है, भले ही जीत का अंतर सिर्फ 1 वोट का ही क्यों ना हो। ये सिस्टम समझने में बहुत आसान है और अक्सर स्थिर सरकारें बनाता है। दूसरी तरफ है PR यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व। इसे एक टीम गेम की तरह सोचिए, जहां हर टीम को उसके कुल प्रदर्शन मतलब कुल वोट प्रतिशत के आधार पर सीटें मिलती हैं। ये पार्टियों का बेहतर प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन हाँ, इससे अक्सर गठबंधन वाली सरकारें बनती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि हमारे संविधान बनाने वालों ने भारत के ज्यादातर चुनावों के लिए यानी लोकसभा और विधानसभाओं के लिए इस सरल वाले FPTP सिस्टम को ही क्यों चुना? इसके पीछे ना 3 बहुत सॉलिड वजह थी। पहली, सादगी। सोचिए, आजादी के वक्त जब साक्षरता बहुत कम थी, तब लोगों के लिए ये समझना सबसे आसान था कि जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले वो जीत गया। दूसरी वजह थी एक स्थिर सरकार का लक्ष्य। ये सिस्टम इसलिए बनाया गया था ताकि पार्टियों को स्पष्ट बहुमत मिले और देश को बार-बार चुनाव के चक्कर में न पड़ना पड़े। और तीसरी वजह, ये सिस्टम उम्मीदवारों को समाज के हर तबके तक पहुंचने के लिए मजबूर करता है। जीतने के लिए उन्हें सिर्फ अपने कोर वोटर्स से नहीं, बल्कि सबसे बात करनी पड़ती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत में सिर्फ FTPP ही है। हमारे यहाँ एक और सिस्टम भी इस्तेमाल होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट या STV, जो असल में PR का ही एक रूप है। ये राज्यसभा यानी हमारे अपर हाउस के चुनावों के लिए है। इसमें वोटर्स उम्मीदवारों को अपनी पसंद के हिसाब से रैंक करते हैं, जैसे कि ये मेरी पहली पसंद है, ये दूसरी, ये तीसरी, और जीतने के लिए एक खास कोटा पूरा करना होता है। जैसे ही किसी उम्मीदवार को वो जादुई नंबर मिल जाता है, वो जीत जाता है और उसके एक्स्ट्रा वोट उसकी दूसरी पसंद वाले उम्मीदवार को ट्रांसफर हो जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी और अक्सर गलत समझे जाने वाले टॉपिक की, आरक्षण। ये हमारे संविधान का दिया एक ऐसा हल है जिसे एक बहुत पुरानी और बड़ी सामाजिक समस्या को ठीक करने के लिए बनाया गया था, ताकि सबको बराबरी का प्रतिनिधित्व मिल सके। यहाँ समझने वाली बात यह है कि FPTP सिस्टम में एक दिक्कत थी। जो सामाजिक समूह ज्यादा ताकतवर थे या जिनकी आबादी ज्यादा थी, वो हर बार आसानी से चुनाव जीत सकते थे। इससे ये खतरा था कि दूसरे कमजोर समुदायों की आवाज कभी संसद या विधानसभाओं तक पहुंच ही नहीं पाती। बस इसी कमी को दूर करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था लाई गई। तो ये काम कैसे करता है? देखिए, सबसे पहले परिसीमन आयोग आबादी के हिसाब से तय करता है कि कौन सी सीटें SC और ST समुदायों के लिए आरक्षित होंगी। फिर उन आरक्षित सीटों पर सिर्फ उसी समुदाय के कैंडिडेट चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन, और ये सबसे जरूरी बात है, उन सीटों पर वोट उस इलाके के सभी वोटर्स डालते हैं, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म के हों। ये कोई सेपरेट इलेक्टोरेट यानी अलग निर्वाचक मंडल नहीं है। ये बात संविधान सभा की बहस में भी साफ हो गई थी। जयपाल सिंह ने तब कहा था कि हमें अलग निर्वाचक मंडल बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि उससे समाज बंट जाता है। मकसद सबको साथ लेकर प्रतिनिधित्व देना था, अलगाव पैदा करना नहीं। और प्रतिनिधित्व की ये जो बहस है, ये आज भी चल रही है। इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है 2023 का महिला आरक्षण अधिनियम। ये इसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है, जिसका लक्ष्य लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करना है। चलिए अब उन सिद्धांतों पर नजर डालते हैं जो इस पूरी चुनावी प्रक्रिया की नींव है, जो इसे सही मायनों में लोकतंत्रात्मक बनाते हैं। भारत में लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्तंभ है वोट का अधिकार, वो भी बिना किसी भेदभाव के। आपको पता है 1989 तक वोट डालने की उम्र 21 साल हुआ करती थी, लेकिन फिर एक ऐतिहासिक संवैधानिक संशोधन हुआ और इसे घटाकर 18 साल कर दिया गया। सोचिए, इस एक बदलाव ने देश के लाखों नौजवानों को एक झटके में अपनी सरकार चुनने का हक दे दिया और हमारे लोकतंत्र को और भी मजबूत बना दिया। लेकिन सवाल ये है
कि इस पूरी विशाल प्रक्रिया को बिना किसी पक्षपात के आज़ादी से करवाता कौन है। और यहीं पर एंट्री होती है भारतीय चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। इन्हें जनादेश का संरक्षक या गार्डियन ऑफ द मैंडेट भी कहा जाता है। हमारे संविधान का आर्टिकल 324 चुनाव आयोग को गजब की ताकत देता है। ये सिर्फ वोटर लिस्ट तैयार करने या चुनाव की तारीखें तय करने तक सीमित नहीं है। सोचिए, ये चुनाव को रद्द कर सकते हैं, दोबारा गिनती का आदेश दे सकते हैं और सबसे बड़ी बात, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता लागू करते हैं। ये सुनिश्चित करता है कि जो पार्टी पावर में है वो चुनाव के दौरान अपनी ताकत का कोई गलत फायदा न उठाए। तो अगला सवाल दिमाग में यही आता है कि इतनी पावरफुल संस्था आखिर आज़ाद और निष्पक्ष बनी कैसे रहती है? इसका जवाब भी हमारे संविधान में ही है। पहली बात, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल एकदम सुरक्षित होता है। दूसरी, उन्हें पद से हटाना लगभग नामुमकिन है। इसके लिए संसद में एक विशेष बहुमत की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए। और तीसरी और सबसे अहम बात, जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है, पूरी की पूरी सरकारी मशीनरी आयोग के कंट्रोल में आ जाती है। इन्हीं शक्तियों की वजह से चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था है जिसका हर कोई सम्मान करता है और सच कहें तो सत्ता में बैठे लोग भी जिससे डरते हैं। ये भारतीय चुनावों की विश्वसनीयता की रीढ़ की हड्डी है। चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और थोड़ा भविष्य पर नजर डालते हैं। देखिए, लोकतंत्र एक सफर है, कोई मंजिल नहीं, और इसे और बेहतर बनाने की कोशिश, ये बहस हमेशा चलती रहनी चाहिए। आज चुनावी सुधार को लेकर कई बड़ी बहसें चल रही हैं, जैसे कि क्या गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोक देना चाहिए? चुनावों में पानी की तरह बहते पैसे पर कैसे रोक लगाई जाए? क्या राजनीतिक पार्टियों के अंदरूनी कामकाज को और पारदर्शी बनाने की जरूरत है? ये कुछ बड़े सवाल हैं जिन पर आज देश में चर्चा हो रही है। हाँ, हमारे सिस्टम में चुनौतियां हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इन सब के बावजूद भारत की चुनावी प्रणाली की पूरी दुनिया में तारीफ होती है। इतने बड़े और विविधता से भरे देश में शांति से सत्ता का बदलना और करोड़ों लोगों का चुनाव में हिस्सा लेना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। भारत के लोकतंत्र को और भी मजबूत बनाने के लिए आपके हिसाब से अगला सबसे जरूरी कदम क्या होना चाहिए? इस पर सोचिएगा जरूर। और हाँ, अगर ये पूरी चर्चा आपको सच में उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ई-पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, ये जानकारी सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है जो एनसीईआरटी को गहराई से समझना चाहते हैं। आपका एक शेयर किसी और का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता है। पढ़ते रहिए, समझते रहिए। धन्यवाद।